गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हरमी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सौम्या। सौम्या तुमने क्या पूछा था? एक सेकंड में तुम्हारा मैसेज देख नहीं पाई। क्या बोल रहे थे आप? मैम शॉर्ट नोट्स के लिए। किस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स चाहिए? एक सेकंड मैम सभी के अगर हो जाए तो। मैम मुझे गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, मैं सौम्या भेज देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन तो नहीं होंगे वो, बाकी मैं देखूंगी अगर मुझे हैंड रिटन भी मिल जाते हैं तो। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स तो मिल जाएंगे। मैम आप ग्रुप मैम में ग्रुप में भेज देना। मैंने पहले भी तो भेजे हुए हैं तुम लोगों को, सबके ग्रुप में शॉर्ट नोट्स। एक बुक भेजी थी ना, एक बुक भेजी हुई है, देखो अपने अपने ग्रुप में। सब सबके ग्रुप में है। यही बच्चे आएंगे क्या? बाकी के बच्चे कहाँ चले गए? अगर कम बच्चे आते हैं तो फिर हम रिवीजन ही रखेंगे, क्लास में रिवीजन करेंगे। ठीक है, वेट कर लेते हैं 10-10 तक। मैम आप टेस्ट पेपर में सॉल्व करना। कौन सा चैप्टर? टेस्ट पेपर मैम। अच्छा, तुम्हारा तो कल पेपर हुआ था ना? हाँ जी मैम। पेपर डिस्कशन करना होगा आज। हाँ, मैम वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है। पेपर की। नो मैम, मैम वो जो बुक भेजी थी आपने फॉर्मूला वाली। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं ना तुम्हारा पेपर कहाँ है। पेपर तो आया ही नहीं है अभी तक, तो कैसे कराऊं? किसी की क्लास, किसी के बैच में आया है पेपर? नो मैम। नो मैम। अच्छा रुको, तो कोई नहीं। मैम मेरे पास है, मैं भेजूं? नहीं नहीं, रुको, आना तो होगा जरूर मेरा। ठीक है, कल क्या तारीख है? 24 को। 24 दिसंबर, 21 का ही है ये तो। ये रहा। इसमें तो पूरा तो ओपन ही नहीं हो रहा। मैम मैंने भेजा है आपको पीडीएफ फाइल।
ठीक है, कोई नहीं, पेपर हम लोग कल भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, तुमने भेज दिया। हम्म, ठीक है, पेपर तो इजी आया है पेपर तो। मैम मैकेनिक्स के बहुत क्वेश्चन थे इसमें। मैकेनिक्स है इसमें तो भर भर के, तभी तो इजी है, मैकेनिक्स इजी होती है ना। यस मैम, और डायरेक्ट फार्मूला वाले थे, बस मैम उसके फार्मूलाज ही नहीं रिवाइज करके गए थे। मेजर 11th आया है इसमें तो। यस मैम। कोई नहीं, पेपर डिस्कस कर लेंगे कल अपन लोग। इजी है पेपर, डिफिकल्ट नहीं है। मैम इवनिंग में क्लास होगी फिजिक्स की? क्या कह रहे हो? क्या इवनिंग कह में क्लास होगी? ना ना, इवनिंग में नहीं है, यही है क्लास, इसीलिए मॉर्निंग की, इवनिंग की जगह पर रख दी ना क्लास। ओके मैम। हाँ, बोलो। मैम आज शाम को कोई भी क्लासेस नहीं होंगी? क्या कह रही हो कृतिका? मैम शाम को कोई भी क्लासेस नहीं होंगी? नहीं नहीं होंगी, मेरे अलावा सारी क्लासेस मैंने सुबह ले ली ना अब तुम्हारी, बाकी यस। क्लासेस एज इट इज होंगी, ठीक है। बस एक फिजिक्स की क्लास नहीं होगी जो मैंने ले ली है, बाकी एज इट इज चलेगा सब। हाँ। मैम पेपर में ना एक गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन आया था। मैम एक बार ना आप उनकी अप्रोच बता देना मैम, उनमें कंफ्यूजन हो जाती है गैल्वेनोमीटर वाले क्वेश्चंस में। क्यों? मैम काफ़ी चीज़ें दी हुई थी उसमें तो, मैम फॉर्मूला तो अप्लाई किया था बट एक्यूरेट आंसर नहीं आया था। बच्चे ही नहीं आए अभी। आज तो छुट्टी होगी ना मोस्टली बच्चों की, है ना? यस या मैम। नहीं? यस मैम। यस मैम। फिर क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? 6 बच्चे बैठे हो आगे, 8। मैम आज ठंड ज़्यादा आ रही है शायद। ठंड कहाँ है आज? मैम पंजाब में तो बहुत है, सारा वाइट वाइट हुआ पड़ा है। अच्छा, यहाँ तो नहीं है आज तो। ठीक है, फिर बताओ आज कौन सा चैप्टर पे डिस्कस करें, बच्चे तो कम ही दिख रहे हैं मुझे। मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज वाली शीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करानी तो थी बट देखो बच्चे ही नहीं आए। है ना?
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं 2025 का। ठीक है, यस मैम। ठीक है, कम से कम बच्चे आए हो। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, करो ये वाला क्वेश्चन। फ्लक्स का क्वेश्चन है। हाँ जी, आ भी गया आंसर? यस मैम। ठीक है ना? पलक क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में? बेसिक क्वेश्चन है ये, बस चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना है। अगर ये क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चन आए थे 2024 में। ठीक है, तो मेरे पास गॉस लॉ का फॉर्मूला ही होता है क्यू इनसाइड बाय हाँ, एप्सिलॉन। कि फ्लक्स जो है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। बाकी फ्लक्स को और क्या लिख सकते हो आप? E डॉट ds। ठीक है, इस तरीके से। तो कितना चार्ज इनक्लोज है? -5 प्लस Q -2Q। बाहर वाले चार्जेस को नहीं लेते हैं, तो 5 2 7, 7 में से 1 गया 6। डी क्या ए आएगा ना? 6 यस। अच्छा, ये प्लस का 5 है, सॉरी। हाँ, प्लस का है। प्लस और ये 6 और -2, तो 6 में से 2 गए 4 Q बाय एप्सिलॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, +5Q -2Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यस मैम। ये वाला बोलो, ये क्या कह रहा है? एट द सेंटर ऑफ ए हाफ रिंग, हाफ रिंग है, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, उसके सेंटर पर तुमसे बोला है कि फील्ड बताओ कितनी होगी। बताओ बेटा कितनी होगी रिंग के सेंटर पे। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर किसी भी आर्क की वजह से पूछनी है आर्क के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2 बताया था। थीटा उस आर्क का एंगल है, तो ये अगर मेरे पास हाफ रिंग है तो इस हाफ रिंग का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2k लैम्डा, आर इज द रेडियस, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, जो भी इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, साइन 180/2, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। ये देखो, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। 2 मल्टीप्लाई k को k की वैल्यू भी रख सकते हैं हम, कितनी? 4 पाई इंटू, एक सेकेंड, k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, मैं 9 की टर्म्स में रख देती हूँ, पाई में है बट आंसर तो। चलो देखते हैं क्या आता है। 9 इंटू 10⁻⁹ रख के देखते हैं। लैम्डा कितना दिया हुआ है इन्होंने? लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 नैनो कूलाम। 4 नैनो क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ लैम्डा आ गया। आर क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस, हाफ रिंग की रेडियस 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे ही रखी है ना? यस मैम। सेंटीमीटर है तो मीटर के लिए 10⁻⁻2 लगा लो। ओके सॉरी, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा बेटा, इन्होंने तो पोटेंशियल पूछा है, हमने गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो ये फॉर्मूला लगाते। ठीक है, दोनों काम एक साथ हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अब पोटेंशियल के लिए देख लेते हैं, पोटेंशियल के लिए क्या लगाना है। बताओ आप पोटेंशियल के लिए क्या लगाएंगे? k लैम्डा बाय आर वाला।
आदर्श कैसे करेंगे पोटेंशियल के लिए? सौम्या मैम के क्यू एक्स वाला फॉर्मूला। कैसे? मैम वो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वो तो रिंग का है ना, वो तो कंप्लीट रिंग के लिए है। इसके लिए क्या करोगे? चार्ज डेंसिटी दी है, पोटेंशियल दिया हुआ है। मैम के क्यू लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2 वाला। अरे वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है फॉर्मूला। सौम्या कैसे करेंगे? सोचो क्या लगाओगे इसमें। सर अब पेपर भेज रहे हैं। मैम के क्यू बाय आर से। हाँ देखो, मैं मान सकती हूँ ना कि इस पे जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मुझे चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मैं मान लेती हूँ कि इस पे जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है, मुझे सेंटर पे निकालना है। तो सेंटर पे देखो, अगर तुम किसी छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालते, सपोज मैंने ये छोटा सा एलिमेंट कट किया, इस छोटा सा एलिमेंट का चार्ज डी क्यू है, ठीक है। इस डी क्यू का फिर यहाँ पर तुम ये डिस्टेंस लेते, अब सेंटर से कोई भी डिस्टेंस कट करोगे वो सब डिस्टेंस क्या होती है? आर। तो इस डी क्यू की वजह से सी का पोटेंशियल क्या लिखते हैं आप? के डी क्यू अपॉन आर, रेडियस है ना, करेक्ट। अब मान लो यहाँ पर छोटू सा डी क्यू कट किया, इस डी क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल भी यही होता ना, सेम, कितना? के डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस भी आर होता। तो इसका मतलब डी क्यू का क्या करना है? इंटीग्रेशन, के अपॉन आर एज इट इज, डी क्यू का इंटीग्रेशन। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? टोटल क्यू के क्यू बाय आर, है ना। तो पोटेंशियल के लिए सिंपल यही फॉर्मूला लगाना था, के कैपिटल क्यू बाय आर। अब चार्ज को क्या लिख सकते हो बेटा? चार्ज को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू एल। एल अपॉन आर। तो के की जगह के रहने दो, लैम्डा क्या है? 4 नैनो कूलम, नैनो की जगह 10⁻⁹। लेंथ क्या हो जाएगी सेमी सर्कल की? पाई आर, है ना, अपॉन आर। आर से आर चला गया, के की वैल्यू रख लो 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई 4 इंटू 10⁹ इंटू पाई। कितना आंसर आ गया? ये 9 से +9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 36 पाई आ गया, है ना। तो ये वैल्यू एक्स की क्या आई? 36 आ गई। तो देख लो पोटेंशियल के लिए तो कितना आसान हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल के लिए आसान हो जाता है क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मुझे एंगल वगैरह नहीं देखने होते, ठीक है। ओके, फिर देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी बार कराया है, कर सकते हो इसे। थर्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 2xi, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना। यस। हाँ, एक क्यूब दिया हुआ है, उस क्यूब की लेंथ तुम्हें 2 मीटर दी हुई है, तो फ्लक्स बतानी है इस क्यूब से कितनी होगी। मैंने तुम्हें ये एक्स में, वाई में, जेड में, सब चीज में कराया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो क्यूब है, मैं इसका ये इसकी अगर सरफेस 1 है, ये सरफेस 2, ऊपर वाली 3, नीचे वाली 4, सामने वाली 5, और इसके पीछे वाली जो सरफेस होगी सपोज करो वो 6 है। अगर मुझे फ्लक्स निकालनी है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। फ्लक्स वही सरफेस बनाएंगे जिनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का एंगल या तो 0 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी एक्स में है, तो सिंपल सी बात है, एरिया वेक्टर भी किस में होना चाहिए? एक्स में ही होना चाहिए बेटा, तभी तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है आई कैप में, तो एरिया वेक्टर या तो आई कैप में हो या एरिया वेक्टर माइनस आई कैप में हो। यही दो सरफेस होंगे इस क्यूब के जो तुम्हारा फ्लक्स जनरेट करेंगे। तो अब देखो एक्स वाई जेड तुम्हारे सामने है, एरिया वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द
सरफेस, है ना, जो सरफेस का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अब तुम जो ये रेड वाला मैंने पोर्शन किया है, ये देखो बेटा, ये किस में है, एक्स और वाई एक्सिस में है ये, नहीं यस नहीं नहीं, रुको रुको रुको, एक्स वाई में नहीं है, किस प्लेन में है ये वाली लाइन जेड एक्सिस में हो गई, ये लाइन जेड में हुई, और ये वाली इसकी ये वाली जो लाइन हुई, ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, वाई में। तो यानी ये वाला मेरा वाई जेड कोऑर्डिनेट में, वाई जेड प्लेन में है ना। तो अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, एक्स में। एक्स में, है ना, इसका एरिया वेक्टर एक्स वाली डायरेक्शन में आ जाएगा, आई कैप में। एक तो ये बन गया, फिर इसके एक अपोजिट वाला हो जाएगा, राइट बेटा। यस मैम। यस हाँ, तो अब ये वाला देखो, अब इनमें से मुझे बताओ कौन सा तो प्लस एक्स में है, कौन सा माइनस एक्स में है। मैम जो लेफ्ट साइड वाला है वो प्लस एक्स में जाएगा और जो राइट साइड वाला है वो माइनस में। क्यों, कैसे, एक में एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 180, यानी एक का एरिया वेक्टर माइनस एक्स एक्सिस में होगा इधर की तरफ। तो अब खुद देखो किसका एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ लेते हो ना दोनों सरफेस से, यस मैम। तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेना है हमेशा। एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड। तो इस वाले सरफेस में एरिया वेक्टर ऐसे, इस वाले सरफेस में एरिया वेक्टर ऐसे, करेक्ट यस बेटा जी। तो जो ये तुम्हारा सरफेस 1 था, इस सरफेस के लिए अब निकालते हैं फाई 1। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है, 2x आई कैप। एरिया वेक्टर किसमें है, एरिया लिखो, एरिया किस में आया है, z और y में। तो z, ये सब में 2 मीटर की हाइट है, तो 2 मीटर की हाइट में एरिया कितना बनेगा, 2 × 2। तो ये तो हो गया एरिया। वेक्टर किस डायरेक्शन में है देखो, माइनस आई कैप में कि प्लस में, माइनस। हाँ, तो यहाँ पर आप लिखो माइनस, या फिर माइनस आई कैप लिखोगे तो कॉस 180 डिग्री हो गया ना। तो ये कितना आया माइनस, अब x की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी कितने मीटर की दूरी पर है ये, 2 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लिखोगे, 2, 2 2 जा 4, cos 180 डिग्री का मैंने माइनस साइन लगा ही दिया, ठीक है। तो ये कितना आया बेटा, 4 माइनस 16 आ गया, है ना। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -16। कोई आना चाह रहा है, एक सेकेंड, एक ही निकाला है, दूसरा तो निकालो आरुष, आदर्श। एक सेकंड, मैं ये फाइनल है। अच्छा, दूसरे का 32 आता है, एक का 16 आ गया। अब फाई 2 निकालोगे। फाई 2 में देखो, अब सेकंड वाला सरफेस है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एक्स में, और एरिया वेक्टर भी, है ना। दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था तो एंगल 180, सेकंड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिखोगे, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कितना लिखोगे बेटा, 2x आई कैप, एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x की वैल्यू और कितनी लिखनी पड़ेगी अब, 4। हाँ, x की वैल्यू अब कितनी लिखोगे, देखो 2 तो ये ऐड हुई और 2 ये ऐड हुई, 2 और 2 4, तो यहाँ पे लिखोगे 4 × 4। तो ये कितना आया, 16, 16 दूनी 32। अब नेट क्या करना होता है, नेट कैसे लिखोगे, फाई 2 माइनस फाई 1। 5 इधर से एंटर करेगा, उधर से आउट होगा, तो नेट कितना आ रहा है, ये फाई 2 32 हो गया ना। यस मैम। ये तो प्लस हो जाएगा ना, यस मैम, ऐड होगा। 48 आना चाहिए ना। यस आदर्श, आदर्श माइनस कैसे कर दिया भाई, मैम नेट में ऐड नहीं हो गया 5 2 + 5 1। बट एक नेगेटिव आया है ना,
यस मैम, तो उसके बाद तभी तो माइनस होंगे 5 2 प्लस 5 1 में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे। हाँ बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, एक सेकंड में आंसर देख लेती हूँ इसका। हाँ -16 आया है एक हमारा, एक 32 आया है ना। फाई नेट, नेट फाई कैसे लिखते? अगर 5 1 माइनस 5 2 करें तो, एक मिनट रुको, 5 1 माइनस 5 2, 5 1 माइनस 16, तो भी माइनस का फिर वो ऐड ही होगा। आंसर तो 16 ही दे रखा है। तो डी नेट 5 1 प्लस 5 2 करेंगे, 5 1 प्लस 5 2 माइनस 16 प्लस 32, ठीक है। तो आंसर नेट कितना आया? नेट आया 16 +16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो 16 बनेगा। तो ये हमें ऐड करना होगा नेट के लिए 5 1 प्लस 5 2, क्योंकि ऑलरेडी इनकमिंग और आउटकमिंग तो इसमें हमने एंगल में ऑलरेडी ले लिया ना, कॉस 180 और कॉस करके, है ना। अगर जिस बच्चे को अगर उसने क्वेश्चन में कॉस नहीं लिया है, मतलब एंगल कॉस डिग्रीज नहीं लिए हैं अपने सॉल्विंग करते वक्त, वो लास्ट में माइनस कर सकता है, लेकिन हमने तो ऑलरेडी ले लिए हैं, तो नेट के लिए प्लस करेंगे। तो आंसर क्या है? 16 है, ठीक है। अब ये वाले मैंने तुम्हें वाई में भी कराए हैं कि वाई में होगा तो क्या होगा, जेड में भी होगा तो क्या होगा, तो क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है। बट ये वाले क्वेश्चन एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना। ये वाला बताओ, देखो 24 में सारा फ्लक्स ही पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, पासेस थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया दिस, यूनिट वेक्टर इज दिस, फाइंड द फ्लक्स फॉर दैट सरफेस। इस फ्लक्स से सरफेस कितना पास होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप बाई √6। एरिया दिया हुआ है 4 मीटर स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? तो फ्लक्स का फॉर्मूला अभी पढ़ा है हमने, E.A यस मैम cos थीटा। निकालिए फ्लक्स। एरिया देखो, जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर का मतलब है एक तो मैग्नीट्यूड और उसका, देखो ये एरिया वेक्टर है ना, इस एरिया वेक्टर का मतलब है एक तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ऊपर से डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है, यानी यूनिट वेक्टर ले लो डायरेक्शन के लिए, तो ये बनता है हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो बताओ अब, करो। आसान है, मैम वो एरिया वेक्टर लिखो तो एरिया वेक्टर, हाँ √6 डिवीजन में मैम वो। हाँ √6 अपॉन में है ना, अपॉन में ही होगा, वेक्टर है तो। एरिया ये वाला लिखना है जो मैंने यहाँ लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आदर्श फिजिक्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे, राइट? मैम कर लिया है पहली बार ही। नहीं नहीं, फिजिक्स में स्कोर भी तो अच्छा आ रहा है तुम्हारा, बढ़िया है, कीप इट अप। पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आ रही है। मैम कल ही आई है वो पहली बार ही। 100%। मैकेनिक्स ज्यादा अच्छे से कर ली है तुमने। 11th की फिजिक्स थोड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, हो गया होगा, इजी था ये तो। E.A ही करना है, राइट। फाई किसके Yes. हो जाएगा? E.A के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप अपॉन √6। एरिया मैंने अभी बताया, एरिया का मतलब है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, तो ये यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन ही है, वेक्टर है ना तो वो डायरेक्शन ही बताएगा वेक्टर। एरिया का मैग्नीट्यूड 4 है, इसकी डायरेक्शन जो तुम्हें दी हुई है वो यहाँ पे लिख दो, 2i प्लस j प्लस k कैप अपॉन √6। तो √6 √6 1/6 हो जाएगा, 4 बाहर ले लो,
अब ये क्रॉस, ये डॉट कर दो, इनका डॉट प्रोडक्ट 2i इंटू 2i क्या बन जाएगा 4, 6, 8 का k के साथ करोगे तो +8, ठीक है। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट तो करना आता होगा ना भाई, ये मत Yes, कहना ये भी नहीं आता। तो ये तुम्हारा कितना बन गया 4/6 मल्टीप्लाई 8, 6 4 10 और 18, 18 4 12, ठीक है। तो आंसर कितना आता है 12। क्यों नहीं हुआ फिर ये क्वेश्चन, बता भी दिया था पूरा, एरिया वेक्टर ये लेना है, ठीक है जी। तो देख लो ये मीडियम लेवल में टैग किया गया है, बस इसमें ये पता होना चाहिए था बच्चों को कि एरिया वेक्टर लिखना कैसे है। चलो ये वाला करो। इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत आसान सवाल आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक भी आता होगा तो भी क्वेश्चन कर लोगे, और हर बार एक सवाल तो आता ही आता है पेपर में। ट्वेल्थ की फिजिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्वेल्थ की फिजिक्स से हर चैप्टर से एक सवाल आना ही आना है, 12 से 13 सवाल ट्वेल्थ की फिजिक्स से ही आने हैं फिक्स्ड। 11th में वेरी कर जाता है, 11th में बहुत चीजें हैं, 11th के 12-13 क्वेश्चन भी फिक्स नहीं है कि कहाँ से आएंगे 12-13, क्योंकि 11th में बहुत कुछ है पढ़ने को। लेकिन 12th की फिजिक्स के 12 क्वेश्चन फिक्स हैं, फिक्स्ड क्वेश्चन है, फिक्स्ड। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से आएगा, एक इलेक्ट्रिसिटी से जरूर आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, एक कैपेसिटर से जरूर आएगा 100%, एक मैग्नेटिक फील्ड से आएगा, एक EMI और EM वेव से आएगा, ठीक है, एक उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आएगा, एक वेव ऑप्टिक्स से आएगा, एक मॉडर्न फिजिक्स, एक आएगा तुम्हारा ड्यूअल नेचर से, एक तुम्हारा 2 क्वेश्चन लगा लो न्यूक्लियर, एटम और सेमीकंडक्टर, इन 3 चैप्टर से। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हो गए ना। हाँ, तो ये 10-11 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स्ड हैं 11th की फिजिक्स से, 12th से। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कई बार 2 भी आ जाते हैं। हुआ ये क्वेश्चन, कराया हुआ क्वेश्चन है ये। 2 चार्ज Yes. कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, इसकी रेडियाई A है, दूसरे वाले की रेडियाई B है, इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। रेशियो ऑफ चार्जेस, भाई बहुत आसान है भाई, बताओ। मैंने डायरेक्ट बताया नहीं है कि पोटेंशियल क्या होगा, इसमें तो तुम्हें पेन भी नहीं उठाना इस सवाल में। तो मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी हम वायर को कंडक्ट करते हैं तो क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होगा, और चार्ज जब तक ट्रांसफर हो जाएगा जब तक इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते, तो फाइनली इन दोनों के कॉमन पोटेंशियल हो जाएंगे, है ना। अब ये कॉमन पोटेंशियल तो हो गया, ठीक है। अब इसमें चार्ज ट्रांसफर जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर करवाया है ये। जो yes, चार्ज का ट्रांसफर, मान लो A वाली बॉडी पे चार्ज Q1 है, B वाली बॉडी पे चार्ज Q2 है। अब जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ स्फीयर पे। अब एक बात सपोज करो, मान लो जो तुम्हारी A वाली बॉडी है उस पर फाइनल चार्ज Q1 डैश आया, B वाली बॉडी पर फाइनल चार्ज Q2 डैश आया। अब ये जो Q1 डैश है ना, ये Q1 डैश कितना आएगा बताओ, इसका रेडियस A अपॉन टोटल, देखो ये रेशो वाली चीजें हैं। अगर मैंने ये लिख लिया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो ऊपर उसकी रेडियस आएगी A अपॉन टोटल रेडियस तो आनी है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना था भाई, पहले टोटल चार्ज बताओ, Q1 प्लस Q2, ये टोटल चार्ज था ना, इनिशियल चार्ज। A वाली बॉडी पे Q1 है, B वाली पे Q2 है, तो टोटल चार्ज ये आया। सिमिलरली Q2 डैश पर चार्ज कितना बनेगा, B अपॉन A प्लस B मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। तो दोनों बॉडी का चार्ज ले लो, रेशियो ऑफ चार्जेस Q1 डैश अपॉन Q2 डैश कितना हो जाएगा, A बाय B, A बाय B Yes. हो गया।
ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए करवाया है, वरना ये मुझे तुमको अगर ये पता होता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो तुम लिखते Q1 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी रेडियस के अपॉन Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी रेडियस के B के, तो A बाय B आंसर। ये लो खत्म सवाल। एक सॉरी सॉरी क्या कर दिया मैंने, A बाय B, ये B गलत है, A बाय B इज आंसर। बस एक सेकंड का। और ये देखो ये आया है तुम्हारा, और इसको मीडियम टैग कर रखा है। इससे आसान सवाल क्या मिल जाएगा, तुम इसमें भी कंफ्यूज होके बैठे हो। क्यों भाई, क्यों नहीं हो रहे ये क्वेश्चन? अमनदीप, सौम्या, सौम्या क्यों नहीं करा भाई? इसका आंसर मुझे क्यों नहीं दिया तुम लोगों ने? मैम हो गया था। हो गया था। रिस्पॉन्स तो नहीं दिया तुमने किसी ने भी? मैम चैट में लिखा है। चैट में लिखा था। अच्छा ठीक है, चलो, वेल एंड गुड देन। करिए इसको। दो 2023, 24, 25 3 साल के PYQs बहुत मोर देन इनफ हैं किसी भी टॉपिक के लिए। कैपेसिटर भी करेंगे। आ भी क्या आंसर? सिग्मा इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल शेल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। शेल की बात हो रही है ये हमारे पास एक शेल दिया हुआ है जो कि 2D ऑब्जेक्ट होता है। इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिग्मा है। सिग्मा का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी रेडियस तुम्हें कैपिटल R दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है सरफेस पर कितनी होती है, K कैपिटल Q बाय इसकी रेडियस R, करेक्ट। चार्ज कितना हो जाएगा साफ दिख रहा है, मैं Q को सिग्मा A लिख सकती हूँ। Q को हम सिग्मा A लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखोगे K क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे 1 अपॉन, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाते पढ़ाते वो 4 पाई की आदत पड़ गई, ऊपर लिखते हैं ना उसमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज को लिख दो सिग्मा। एरिया कितना हो जाएगा भाई इसका, इसका एरिया कितना होगा शेल का? पाई R स्क्वायर होगा क्या, अपॉन रेडियस R लिख देते हैं, पाई R स्क्वायर। एरिया ऑफ शेल, एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल क्या लिखोगे? मेरे तो चार्जिंग लगाने 4 पाई R स्क्वायर। हाँ फाइनल आंसर बताओ। मैम 4। ऑप्शन ठीक है, तो एरिया लिखोगे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। एक R से एक R मर गया, 4 पाई से 4 पाई मर गया, कितना आया सिग्मा अपॉन सिग्मा R अपॉन R तो ऊपर बचेगा ना एक्स्ट्रा। यस मैम, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो अपॉन में R स्क्वायर ही आता है ना, R स्क्वायर ही आएगा अपॉन में। R स्क्वायर से R कट ही गया, तो सिर्फ कितना बचा सिग्मा अपॉन मैम 2 पाई R स्क्वायर होगा। अगर 4 पाई R स्क्वायर रख रहे तो बेटा गलत ही आ रहा है। मैम इसका फॉर्मूला तो हमने डायरेक्ट भी याद किया हुआ है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसका? स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इसका एरिया मैं लिखती हूँ कितना 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर से तो R स्क्वायर कट गया, यहाँ बचेगा 4 पाई। हाँ तब जाके यहाँ पे कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस। अच्छा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी तो है तो सही ऑप्शन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का। ये 4 पाई R स्क्वायर से मैम ये आ रहा मेरा है भी ना, हाँ आ तो रहा है ये ऑप्शन।
ठीक है, तो इसका एरिया बेटा एक बार प्लीज रीचेक करना कि इसका एरिया क्या है। देखो स्फेरिकल का मेरे हिसाब से तो 4 पाई ही होना चाहिए। यस मैम, एक 4 पाई r²। 4 पाई ही होता है ना? 4 पाई है। यस। हाँ, 2 पाई नहीं होता भाई। 2 पाई r² तो किसी का भी एरिया नहीं है। या तो पाई r² होगा या फिर 4 पाई r² होगा। 2 पाई r² तो किसी का भी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन मैम नंबर बी। हाँ आदर्श। हम तो इसमें टोटल निकालेंगे ना, मतलब फ्लक्स से करेंगे अगर। मैम एक इलेक्ट्रिक मिनट। फील्ड से करेंगे तो ई इनसाइड और ई आउटसाइड निकाल के करेंगे ना हम। क्यों? स्फेरिकल शेल है ना। शेल की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है, k∩r²। इसमें इनर आउट रेडियस नहीं दे रखी ना। अगर हमें इनर और आउटर रेडियस अलग अलग दी होती तब की बात अलग होती ना। इसमें मैम इनर और पर आउटर फोर्स नहीं रेडियस। आएगा, हाँ, फोर्स नहीं आएगा मैम पर। आपका 4th आ रहा है, एक बार आंसर चेक करते हैं। हम्म एक सेकंड। नहीं नहीं, आंसर तो बेटा बी दे रखा है। ठीक है, 4th नहीं है। 4th कैसे आ रहा है तुम लोगों का? हम्म ओके मैम। नो मैम, सेकंड ईयर। इसमें तो कुछ थी नहीं, बस तुम्हें एरिया पता होना चाहिए था ना, बस स्फेयर का एरिया कितना होता है। आंसर यस। सेकंड ही दिया हुआ है, बी ऑप्शन इज द आंसर। तो एरिया कितना होगा? 4 पाई r²। से r चला गया, बस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक है जी। तो डी वाले तुमने पता नहीं क्या याद कर रखा है, मुझे भी नहीं पता मैंने कब पढ़ाया है ये। डी ऑप्शन तो नहीं पढ़ाया होगा। क्या क्या अप्रोच लगाई? पहले मुझे अपनी अप्रोच बताओ, क्या लगाया तुमने अप्रोच? हम्म आदर्श, क्या मैम अप्रोच मैं लगाई? मीन लेके कर दिया। हाँ, मैम वो इनसाइड प्लस आउटसाइड डिवाइडेड बाय 2। ना 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 ना, स्फेरिकल शेल में कोई नाउट नहीं होगा भाई। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है मुझे, स्फेरिकल शेल की सरफेस पे, बस वहां से निकालना था। तभी तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई फिजिक्स में। करिए 8th क्वेश्चन। किसी भी पॉइंट पर अगर मेरे पास देखो 2-3 प्लेट इस तरीके से दी हुई हैं। ये प्लेट -σ, इस प्लेट का -2σ, ये प्लेट सिग्मा। ठीक है, मान लो यहाँ पर है कोई पॉइंट, कौन सा दिया है इन्होंने? पी पॉइंट। ये पी पॉइंट है ना। ठीक है, अब क्या करना है? अगर मान लो मैंने आपको ये कोई भी पॉइंट पी बताया, मेरे पास एक ये प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, और ये एक है प्लेट थर्ड। अब प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड। एक मिनट आउटवर्ड। रुको बेटा जी। हाँ, एक सेकंड रुकना बेटा, चार्ज लगा लेती हूँ। ठंड होगा भी चाहता है।
हेलो हेलो, यहीं हो, चले गए? हेलो, यस मैम। ठीक है ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये वाले क्वेश्चन पे थे, करा ट्राई। मैम आप स्क्रीन ही बंद कर दी थी। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस यस मैम। ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? आउटवर्ड। अगर मेरे पास नेगेटिव प्लेट है, अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, इनवर्स डायरेक्शन में दोनों तरफ, और पॉजिटिव वाले में दोनों तरफ आउटवर्ड्स होगी, ठीक है जी। यहाँ पर ये पॉइंट पी दिया है। अब इस पी पॉइंट पे बोला है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या होगा? कैसे निकालोगे? प्लेट 1 की वजह से कहाँ होगी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड? मान लो ये पॉइंट पी इधर ले लिया मैंने, इस पॉइंट पी को यहाँ बना देते हैं। जो पहली प्लेट है बेटा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? इसके अपनी तरफ होगी, टुवार्ड्स ऐसे E1, करेक्ट। E2 की वजह से क्या होगी? नेगेटिव चार्ज प्लेट है इधर, इसकी तरफ भी ऐसी होगी, करेक्ट, E2। थर्ड वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये पी पॉइंट इधर की तरफ है, यहाँ पर कैसे होगी? इधर ही होगी डायरेक्शन, E3, करेक्ट। तो ये E3 भी इसी तरफ आया, यानी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ आई है, ठीक है। तो अब तुम लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट इक्वल्स टू, तीनों की तरफ एक तरफ आई है तो प्लस कर दो सारे, E1 प्लस E2 प्लस E3। अगर किसी की डायरेक्शन, एक सेकेंड, अगर किसी की डायरेक्शन अपोजिट में आती, सपोज ऐसे होता, ये पी पॉइंट है, E1 और E2 इस डायरेक्शन में आए हैं और E3 इस डायरेक्शन में आए हैं, तो आप इक्वेशन लिखते E1 प्लस E2, इसमें से E3 को माइनस कर देते, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ले लेना। या फिर क्या कर सकते हो, ऐसे ले सकते हो कि अगर प्लस, जैसे ये ओरिजिन दिया हुआ है ना इन्होंने, ये ओरिजिन है, तो इसका मतलब इधर वाली डायरेक्शन क्या लेनी है? इधर वाली डायरेक्शन सारी पॉजिटिव हो जाएंगी क्योंकि प्लस एक्सेस है, इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएंगी? सारी नेगेटिव हो जाएंगी क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यानी नेगेटिव में ही आएगा आंसर। E1 की वैल्यू क्या लिखोगे अब बताओ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या माइनस चार्ज लोगे? माइनस No. चार्ज अब नहीं लेंगे, अब चार्ज नहीं लेंगे क्योंकि साइन के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस ऑलरेडी ले ली हैं, तो अब साइन मत लगाना। 2 सिग्मा है तो प्लस का 2 सिग्मा ही लिखोगे, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E3 कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आया ये? 2 और 1 3 और 1 4, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आया? 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ पर 2 आ गई, 2। ठीक है। इस तरीके से वाले की वजह से आउटवर्ड नहीं होना था, किसकी वजह से? थर्ड वाले की वजह से। हाँ, थर्ड वाले की आउटवर्ड ही लिया ना, क्योंकि ये इसकी प्लेट है ना, तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में तो आएगी ना, आउटवर्ड्स। तो ये आउटवर्ड की डायरेक्शन पी पॉइंट पे ऐसे ही तो बनी, ऐसे, है ना। हाँ, पी पॉइंट पे माइनस E2, तो माइनस E2 मतलब इस प्लेट की तरफ इनवर्ड होनी चाहिए, तो E2 इसी प्लेट की तरफ इनवर्ड हो गया ना। सेकंड प्लेट के लिए तो इनवर्ड ही हुआ, फर्स्ट प्लेट के लिए भी डायरेक्शन ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पी पॉइंट पे भी इधर ही आया, तो सब एक तरफ ही आ गए डायरेक्शन। बस ये चीज याद रखना, जब आपने एक बार डायरेक्शन ले ली, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब सिग्मा रखोगे तो सिग्मा विदाउट चार्ज रखने हैं। बच्चे गड़बड़ यहाँ कर देते हैं, यहाँ भी चार्ज रख देंगे, अब चार्ज मत रखना, यहाँ पे विदाउट चार्ज रखना, ठीक है। आ गया ये क्वेश्चन समझ में? कोई और डाउट है किसी को? करो एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, ये सिग्मा, ये 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया कोई पॉइंट, इधर ये -3 सिग्मा ले लेते हैं, ये पॉइंट P है, P पॉइंट पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए।
पी पॉइंट पे निकालो। कितनी आ रही है पी पॉइंट पे? बोल के बताना एक बार, देख नहीं पाऊंगी। हाँ बोल के बताओ कितना आ रहा है। मैम 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो अब ये प्लेट 1, 2 और प्लेट 3। प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी E1। 2 की वजह से क्या होगी, ऐसे हो जाएगी E2। और 3 की वजह से क्या होगी, टुवर्ड्स, यानी E3 इस डायरेक्शन में हो जाएगी, है ना, E3। तो इस P पॉइंट पे कुछ इस तरीके से आया, E1 और E3 इधर आया और E2 बेटा इधर आ गया, करेक्ट। तो E1 E3 प्लस एक्स एक्सिस में है, E2 माइनस एक्स एक्सिस में है। तो मैं P पॉइंट पे लिखूंगी तो लिखूंगी E1 प्लस E3 माइनस E2, ठीक है। E1 कितना होगा, देखो 1 कितना है सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E3 कितना हो जाएगा बोलो, सॉरी अभी तो हाँ E3 माइनस 3 की वजह से है तो क्या लिखोगे 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना लिखोगे माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो 3 और 2, ये 3 और 1 4 हो गया, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में से माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करोगे तो ये आ गया बेटा तुम्हारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। क्या गड़बड़ करी? मैम 3 3 वाला माइनस में नहीं लेंगे? क्या कह रहे हो? मैम 3 वाला माइनस में। नहीं नहीं, साइन क्यों लिखोगे अब? 3 वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना कैसे आएगी, 3 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इनवर्ड आएगी ना ऐसे। तो E3 की डायरेक्शन कहाँ आई, P पॉइंट पे, P पॉइंट पे E3 की डायरेक्शन E1 के साथ ही तो आएगी ऐसे E3। तो E1 प्लस E3 करोगे ना बेटा, इसमें से E2 घटाओगे। आदर्श क्या आया है आंसर? पलक मैम कर रहा हूँ। नहीं आया क्या अभी भी समझ में? मैम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही आया। है ना, डायरेक्शन लगानी पड़ेगी आपको। डायरेक्शन देखो P पॉइंट पे सबकी वजह से किधर किधर आ रहा है फील्ड, इंडिविजुअली लेनी है प्लेट। जैसे सिग्मा एक इंडिविजुअल प्लेट है, सिग्मा की वजह से P पॉइंट, देखो ये सिग्मा, ये मैंने बनाई पहले सिग्मा प्लेट, सिग्मा की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी ऐसे E1, ठीक है। मैंने बनाई सेकंड प्लेट 2 सिग्मा, 2 सिग्मा पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा ना इस डायरेक्शन में ऐसे। तो यहाँ क्या बनाओगे E2। फिर मैंने एक और प्लेट बना दी, ये -3 सिग्मा, -3 सिग्मा का डायरेक्शन ये होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस P पॉइंट पे भी तो सेम ही डायरेक्शन आएगा बेटा, यहाँ पर ऐसे E3। E1 E3 को ऐड कर दो, इसमें से E2 माइनस कर दो। E2 क्यों माइनस किया है, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है। चलो एक और कर लो, फिर यहाँ पे करा देती हूँ, एक और करो क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और मैंने तुम्हें कराया भी है। करो इस पे निकालो। राहुल ने भी ज्वाइन की है क्या क्लास? यस मैम।
आंसर दसो क्या आ रहा है। प्लेट 1 की वजह से एक्स एक्सेस में होगी कि माइनस एक्सेस में, पहले ये बताओ। मैम एक्स एक्सिस में। माइनस है ना मैम बेटा, ये माइनस। माइनस सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी ना इनवर्ट्स में, तो पी की वजह से बेटा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये E1 लिखा। सेकंड प्लेट का बताओ। सेकंड प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी आउटवर्ड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर तुम लिखोगे E2 है ना। यस। E3 का बताओ कहाँ लिखोगे। पॉजिटिव में। पॉजिटिव में। ई नेगेटिव। पॉजिटिव में नहीं, देखो ये E3 है ना, नेगेटिव अब E3 की वजह से मैम दोनों नेगेटिव डायरेक्शन साइड। में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होंगी ना ऐसे, तो अब P पॉइंट पे E3 ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब अगर ये दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो आप ऐसे लिख दो। देखो मैं अभी भी E1 प्लस E3 लिख रही हूँ और माइनस कर रही हूँ E2 को, क्योंकि जब मान लो अगर जो वैल्यू बड़ी आती है उसमें तुम्हें पता चल जाएगा क्या आने वाला है। ठीक है, E1 क्या है, अब E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। E3 क्या बनेगा, सॉरी E3 नहीं E2, हाँ E3 कितना है, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। 3 में से 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। बट ये डायरेक्शन कौन सी आई है बताओ, Negative. माइनस एक्स एक्सिस में है ना, माइनस एक्स एक्सिस, क्योंकि E1 और E3 डोमिनेट कर गया, तो E1 और E3 का नेट किधर की तरफ आ रहा है, माइनस एक्स एक्सिस। तो मेरा ये आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो आया है, बट इसकी जो डायरेक्शन है माइनस में है, तो P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगी। तो इस तरीके से करने हैं तुम्हें। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, 10th क्वेश्चन आज की क्लास का। The vehicles carrying inflammable fluid usually have metallic chains touching the ground. क्यों होती है भाई, इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स हैं तो कि सारा का सारा जो एक्सेस चार्ज है वो कहाँ चला जाए, अर्थ में। टू ग्राउंड है ना, ग्राउंड में चला जाए, जिसकी वजह से स्पार्किंग ना हो, क्योंकि स्मॉल स्पार्किंग कैन लीड टू अ बिग ब्लास्ट है ना, क्योंकि फ्लेमेबल फ्लूइड है। लिए ऑप्शन नंबर 4। ये वाला करिए क्वेश्चन नंबर 11 और R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये P पॉइंट है। P पॉइंट इसके सेंटर से R दूरी पर है। P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है E। ठीक है, R पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये है हमारा R पॉइंट, कितनी दूरी पे है, ये 2R की दूरी पर है। आसान हो जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट है, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, KP बाय R। KP by R। यस। ठीक है, तो K एज इट इज डायपोल मोमेंट लिख लेना यहाँ पे, KP R। R की वैल्यू कितनी है बट यहाँ पे 2R, तो R की वैल्यू यहाँ पे 2R हो जाएगी। जो ये P पॉइंट था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल की वजह से कितना होता है 2 KP बाय R, और ये मुझे E दे रखा है, तो इसका मतलब मैं KP बाय R की वैल्यू कितनी निकाल लूं, KP बाय R की वैल्यू कितनी है, E बाय 2 है। तो यही KP बाय R की वैल्यू इक्वेटोरियल में रख दो, जो कि मेरा पॉइंट R है, R पॉइंट का। तो 1/2 इक्वल्स टू KP बाय R कितना है, E बाय 2। तो कितना आया R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, E बाय 4। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, X की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। आंसर भी मैं एक बार मैच कर लेती हूँ, बहुत पहले कराए थे ये क्वेश्चन। अरे फील्ड निकालनी है ना, हाँ फील्ड पे क्या होता है, KP बाय R KP बाय R क्यूब होगा ना। हाँ ये क्यों नहीं देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्सियल पॉइंट है ना, तो केपी बाय आर क्यूब बनेगा ना, केपी बाय आर क्यूब। तो केपी बाय आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, E/2, तो यहाँ भी आर क्यूब बनेगा, करेक्ट। तो केपी बाय आर क्यूब E/2 हो गया, तब भी E/4 ही आना चाहिए आंसर। तो एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लो। कुछ गड़बड़ करी क्या, देखना। KP/2R ये होता है 2 KP/R क्यूब, तो KP/R क्यूब E/2 हो गया है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना हो जाएगा, सिर्फ KP/R क्यूब, बट ये R की वैल्यू 2 है ना, एक सेकेंड, 2R लेंगे ना। हाँ करेक्ट। फॉर्मूला होता है KP/R क्यूब, है ना। अब ये R की वैल्यू ही कितनी दी हुई है हमें, 2R दी हुई है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2R की पावर क्यूब। ये देखो यहाँ पर ये गड़बड़, क्योंकि पहले R क्यूब नहीं लिया ना हमने। हाँ, तो मल्टीप्लाई KP, तो ये कितना आया बेटा, KP/R क्यूब, लेकिन 2 की पावर 3 कितना हुआ, 1/8। KP/R क्यूब E/2 है, तो E/2 मल्टीप्लाई 1/8 कितना हो जाएगा, 1/16। ये आंसर 16 आएगा, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पर इक्विलेटरल पॉइंट पे KP/R क्यूब होता है, ये फॉर्मूला। तो याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये कितना होगा, सेंटर, देखो ये कितना इजी क्वेश्चन आ गया। सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स पास होगा, अच्छा सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेसेस है, वन ऑफ द सरफेस। बिना देखे आंसर आना चाहिए इस पे, तो बिना पेन उठाए। फर्स्ट में। हाँ है ना, फर्स्ट, क्योंकि किस पे रखा हुआ है, किसी एक सरफेस पे है, तो मुझे 2 क्यूब जोड़ने पड़ेंगे, 2 क्यूब से Q/ε0 होगा, तो 1 से कितना हो जाएगा, आधा फ्लक्स पास होगा, Q/2ε0। ठीक है, कराने की जरूरत तो नहीं थी ना ये वाला बोलो। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, अगर ये R दूरी पर है तो बोलो, λ/, लॉन्ग है तो 2π होता है, 1 प्लस जाता है 2πε0 R। ठीक है, वेरी लॉन्ग वायर के लिए ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। लैम्डा इज अ चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके सर्कुलर मोशन में, इस तरीके से, मान लो R उसकी रेडियस है। तो ग्राफ बताओ कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वर्सेस रेडियस का फंक्शन क्या होगा। तो इसका मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी और रेडियस में एक वैल्यू चाहिए होगी। तो एक बार बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इस चार्ज कैरिंग यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर के अक्रॉस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, सिंपल सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे वो तो इनवर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि इनवर्स है, यही इनवर्स फोर्स इसे घुमाएगा, है ना। तो यहाँ पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा, F सेंट्रीपिटल के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रेडियस जिस ऑर्बिट में वो घूमेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होगा, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, λ/2πε0 R। बोलो बेटा, mv²/r, R से R कैंसिल हो गया, तो यहां से देखो mv² कितना आया मेरा, E λ/2πε0, और यही mv², ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी तो है, अगर मैं 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी तो हो गई। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी रेडियस की टर्म पे डिपेंड कर रही है क्या, नो।
नहीं कर रही, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इंडिपेंडेंट के लिए? ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये तो जेई का फेवरेट है, ये कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है इस क्वेश्चन को किसी ना किसी टर्म में। मैम एक वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना जो मैम स्फीयर में से उन्होंने कुछ सरफेस स्कूप किया होता है और वो निकालना होता है, मैम वो बता दीजिए एक बार। क्या दिया हुआ था? मैम एक स्फीयर में से कुछ सरफेस उन्होंने स्कूप किया होता है मैम, अच्छा तो अच्छा, उसको निकालना। कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम, वो तो कराई तो थी एक दिन, पता नहीं कौन से क्वेश्चन में आया था, अभी मैग्नेटिज्म में आया था ना एक क्वेश्चन अभी तुम्हारे पेपर में, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से। सेम उसी तरीके से करना होगा। जैसे कैसे होता है, ये मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है, हमेशा स्फेयर में ही आएंगी वो प्रॉब्लम, क्योंकि स्फेयर ही निकाला जा सकता है। वाटरमेलन, वाटरमेलन ही तो निकाल सकते हो, है ना, रिंग में से तो क्या ही निकालोगे, रिंग में से तो कुछ निकल ही नहीं सकता। तो स्फेरिकल बॉडीज में ही आती हैं, कि मैंने यहाँ पर एक कैविटी बना दी, तो ये वाला सेंटर से ही लिया जाता है, ये वाला, ये पॉइंट से। तो ये तुम्हारे इस स्फेयर का, सपोज इस स्फेयर का ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस इसकी कैपिटल आर है, ठीक है, बड़े वाले स्फेयर की। इसमें से ये छोटा स्फेयर निकाल लिया, इसका डायामीटर आर है। तो इसमें दो सवाल देखो कैसे पूछ सकते हैं। एक तो ये इस तरीके से आता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस पी पॉइंट पे, या फिर इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है। ये दो तरीके से आते हैं कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड एट पी या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड एट सेंटर। कौन सा करना चाहते हो? पहले सेंटर वाला ही कर लेते हैं। मान लो इस बॉडी का मास कैपिटल एम है, और जो भी तुम्हें मास दिया होगा वो ज्यादातर मेंस के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, कंप्लीट बॉडी का ही दिया होगा, कि मेरे पास एक कंप्लीट स्फेयर है, उस स्फेयर का रेडियस आर है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मास कैपिटल एम है, और उसमें से हमने एक आर रेडियस का स्फेयर बाहर कर दिया, डायामीटर का स्फेयर बाहर कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सी पॉइंट पे। अब बता बेटा, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, बताओ कैसे निकालोगे? मैम सारे की निकाल के छोटे की माइनस कर देंगे। सेंटर पे, जो सेंटर वाला पॉइंट है वो तुम्हारे छोटे वाले स्फेयर के सरफेस पे हो गया ना, छोटे वाले सरफेस के स्फेयर के सरफेस पे हो गया। या तो छोटे वाले क्या करने का, सेंटर पर सिर्फ एक काम करने का, के क्यू डैश किसका चार्ज हो जाएगा? इस छोटे वाले स्फेयर का, अपॉन इस छोटे वाले स्फेयर की रेडियस कितनी है? r बाई टू। तो बस r बाई टू का, भाई स्फेयर पे तो यही होता है ना, स्फेयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है ना, के क्यू अपॉन r बाई टू का स्क्वायर, यही होती है ना, r बाई टू का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स के क्यू डैश अपॉन r। अब मुझे यहाँ पर क्यू डैश चाहिए कि क्यू डैश क्या है। क्यू डैश कैसे निकालोगे भाई? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से। तो आपको ऐसे दिया होगा कि ये जो बड़ा वाला स्फेयर है इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? रो है। तो बेटा इस स्मॉल स्फेयर का चार्ज कैसे निकालोगे? क्यू डैश इज चार्ज ऑफ स्मॉल स्फेयर। कैसे लिखोगे? अगर मैं चार्ज पर यूनिट डेंसिटी है ना, रो मल्टीप्लाई बाय जितनी वॉल्यूम का चाहिए, कितनी वॉल्यूम है? 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना है? r बाई टू का क्यूब। तो ये कितना आया मेरे पास? r क्यूब अपॉन 8। 2 जा 8 हो गया। 1/6। अब सिग्मा को लिखना चाहो तो अगर मान लो क्या हो जाएगा, कैसे करोगे इसको? मुझे क्यू डैश चाहिए, देखो दोनों टर्म्स में लिख सकते हो, रो की टर्म्स में भी और क्यू डैश के टर्म में। अगर क्यू डैश चाहिए तो फिर रो को क्या लिखना पड़ेगा? टोटल चार्ज क्यू है अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूरे वाले स्फीयर की कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब बाय 8। तो बेटा 4/3 ये कट जाएगा, तो यानी मेरा क्यू डैश कितना आ गया? क्यू बाय 8 टाइम्स। तो यानी तुमने कितना चार्ज बाहर निकाल दिया? इतना चार्ज बाहर निकाल दिया। तो क्यू डैश आपको क्या लिख दो? 4 के क्यू बाय 8 आर।
तो ये आ गई सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लेना तुम्हें ऑप्शन में क्यू के टर्म्स में पूछा है या रो के टर्म्स में। रो के टर्म्स में पूछा है तो ये वाली वैल्यू ये फिर यहाँ से रो निकाल लेना, रो डैश कितना हो जाएगा। ठीक है, रो डैश क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो तुमने चार्ज निकाल लिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, तो डेंसिटी भी कितनी आ गई, रो बाय 8 हो गई ना। अगर मैं इसकी क्यू डैश कितना हुआ, अगर क्यू डैश रो बाय 8 हुआ है तो इसका रो डैश कितना हो जाएगा, बोलो भाई। मैम वो भी रो बाय 8 हो जाएगा। देखो रो डैश का इसका मतलब क्या है, क्यू डैश अपॉन वॉल्यूम वी डैश, है ना। इसका चार्ज डैश लिख लो जो भी है। वॉल्यूम कितना है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, आर बाई 2 है तो ये कितना हो गया आर क्यूब बाई 8 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब क्यू के टर्म्स में ही कर लो, क्यू रो के टर्म्स में पढ़ना है तो बस इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, रो के टर्म्स में रहने दो। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देख लेना क्या गिवन है। हमने चार्ज फाइंड कर लिया सेंटर का, तो सेंटर पर सिंपल क्या करना है, सेंटर पर सिंपल फॉर्मूला है कि जो स्कूप बाहर निकाला है उस स्कूप के सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फॉर्मूला KQ बाय R डैश स्क्वायर होगा, तो बस Q डैश निकालना है। अब आंसर तुम्हारा डेंसिटी के टर्म में भी हो सकता है, डेंसिटी के टर्म्स में है तो तुम्हें डेंसिटी निकालनी भी बहुत अच्छे से आती है। जिस टर्म में हो आंसर लिख देना, बस कॉन्सेप्ट पकड़ो कि उसके सरफेस का लिखना है। अगर P पॉइंट का आ जाए यानी बड़े वाले सरफेस के किसी पॉइंट पे पूछ ले, तब तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, बड़े वाले स्फीयर के पॉइंट पे EP का क्या बनेगा कॉन्सेप्ट, अब बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फीयर में से माइनस करेंगे किस वाले की, स्मॉल स्फीयर की। अब वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा, करेक्ट। बोलो, चार्ज निकाल ही लिया तुमने, बड़े वाले स्फीयर का कितना हो जाएगा, देखो कितना आसान हो गया, अब तो 1 सेकंड में हो जाएगा। के बड़े वाले पर चार्ज कितना है, पूरा कैपिटल Q, उसकी रेडियस कितनी है, पूरी कैपिटल R क्यूब, माइनस स्मॉल वाले का Q डैश अभी निकाला है कितना है, कंपैरेटिव टू Q/8, Q/8 लिख दो। रेडियस कितनी है उसकी, स्क्वायर R/2, अरे R/2 है ना रेडियस, तो R को R/2 का स्क्वायर लिख दो, तो R स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, ये लो ये माइनस कर देना, आ जाएगा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। अगर डेंसिटी के टर्म्स में है तो डेंसिटी के टर्म्स में अलग से निकाल लेना, मैंने चार्ज के टर्म्स में निकाला है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। राहुल समझ में आया? हेलो, अगर पोटेंशियल पूछा हो तो वो भी ऐसे निकालना है? हाँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला बस KQ बाय R हो जाएगा, खत्म। तो दो ही पॉइंट आते हैं, या तो सेंटर वाला पॉइंट या आउटर वाला पॉइंट। अच्छा 1 सेकंड, वेट, ये रेडियस क्या होगी, ये रेडियस देखो गलत लिखी है तुमने, हमने ये वाली रेडियस R/2 थोड़ी होगी। हेलो, चार्ज तो Q/8 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस कितनी होगी, ये रेडियस सेंटर पॉइंट है ना, इस सेंटर के लिए P पॉइंट वाला कितना बनेगा, R/2, तो ये और बेटा R ये, तो ये कितना बनेगा 3R/2, तो यहाँ पर रेडियस 3R/2 लिखोगे ना, इसका स्क्वायर करोगे क्योंकि P पॉइंट के लिए निकालना है ना। तो जो छोटा वाला स्फीयर है उसके लिए P पॉइंट की दूरी कितनी है, सेंटर से P पॉइंट R + R/2, तो ये 3R/2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तब ये P पॉइंट, अब ठीक है ये वाला आंसर बोलो। यस मैम। हाँ, ये थोड़ा सा ये बस ये 2-3 चीजें ध्यान रखने की होती हैं, कर लोगे? यस मैम। आरुष समझ में आया, आदर्श, सौम्या चले गए क्या सब? यस मैम। आदर्श भी चला गया? नहीं मैम यही हूँ। राहुल चला गया होगा? नहीं मैम यही है। कुछ बोल ही नहीं, मुझे लगा चले गए क्या। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस ध्यान रखना, 2 तरीके से ही पूछते हैं, सेंटर पे और P पॉइंट पे। क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड।
तो ये 2-4 क्वेश्चन है, इनको एक बार ट्राई कर लेना। 2024 के सारे क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है। और शाम को जो बैच 1 है उसकी क्लास 9 बजे जो लगती है वो लगेगी ही। राहुल की क्लास तो लगेगी। तुम जो B1 वाला बैच है, B2 वाला, उनकी क्लास हो गई है, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ये वाले अभी मैं PDF शेयर कर दूंगी, ये वाले एक बार तुम ट्राई कर लेना बाकी के क्वेश्चंस। ओके मैम। चलो, ओके देन, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू। यार से डर रहे हैं ना, 11:30 ये